जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। चीन भारत के साथ सीमा को लेकर विवाद करता रहा हो, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, चाहे अरुणाचल क्षेत्र का। लेकिन आपने देखा होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं यानी आज का जो उत्तराखंड है, उस सीमा पर कभी चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई सीमा विवाद की बात कर सके, क्योंकि 354 साल पहले तो कैलाश मानसरोवर तक का हिस्सा कुमाऊं नरेश ने जीत लिया था और ठीक 397 साल पहले गढ़ नरेश ने जो तिब्बत के साथ सीमा तय कर दी गई थी, या उस युद्ध में जब तिब्बत हार गया था, तो वो सीमा जो तय थी कर दी गई थी, वो आज तक भी है। वो जो चबूतरे बनाए दिए गए थे तब 397 साल पहले, वो आज भी बने हैं। और कुमाऊं हो या गढ़वाल हो या डोगरा राजवंश, ये अकेले 3 राजवंश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं को बढ़ाया था। बाकी राजवंश कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन उन्होंने भारत की सीमाएं विस्तारित नहीं कर पाए। सिर्फ ये 3 राजवंश है और खासतौर पर डोगरा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं गढ़वाल की। कुमाऊं राजवंश पे और जो तिब्बत वाली है, मैं और एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। लेकिन इस बार मैं बात करूंगा गढ़वाल राजवंश की, गढ़ नरेश पवानों की मैं बात करूंगा। जी हाँ, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मैं लगातार यही कहता रहा हूँ कि भारत के इतिहासकारों ने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया कि मुगलों ने इसको काटा, उसको काटा। लेकिन ये सीमांत क्षेत्र के बहादुर राजा थे, कहीं के भी और इलाकों के भी, चाहे साउथ के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, तटीय क्षेत्रों के हो, दक्षिण के हो, उनका उल्लेख नहीं किया। इनकी पीएचडियां उन्हीं पे होती रही कि मुगलों ने ये किया, वो किया। बस यही मेरी पीड़ा रही है, इसलिए चैनल आया है। लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ गढ़ नरेश। गढ़ नरेश तब महिपत शाह थे और महिपत शाह का जो कार्यकाल है वो है 1624 से 1631 तक हुए सत्ता में रहे। बहादुर राजा से उनके 2 सेनापति थे, एक थे माधव सिंह भंडारी और दूसरे थे रिखोला लोधी। आप यदि बद्रीनाथ केदारनाथ जब यात्रा पर जाते हैं तो आपको श्रीनगर से पहले कीर्तिनगर और कीर्तिनगर से थोड़ी से पहले मलेथा बनता है। यानी आप ये जब ऋषिकेश हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे तो पहले आपको एक जगह मलेथा मिलेगी। अब वहां पे एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। वहां पर आपको बहुत से बड़े धान के खेत मिलेंगे, बहुत अच्छी थी। अब तो फसल जैसी वो पलायन की वजह से सब नष्ट हो रहा है, लेकिन वहां पे जो सेरे दिखते, सेरे यानी धान के खेत, उन पे कूल निकाली गए थे पहाड़ को काट के, वो माधव सिंह भंडारी ने निकाली थी। और उसमें उन कहा जाता है कि उन्हें अपने बेटे की बलि भी दे दी थी। तो वो इनके प्रथम सेनापति थे। और दूसरे थे रिखोला लोधी। रिखोला लोधी जिनके नाम पे जिन्होंने दक्षिण की सीमाओं को मजबूत किया था। और रिखणी खाल एक जगह जो हमारे ब्लॉक पे है, रक्षणी उनकी सेनाएं थी और रिखोला नेगी वहां थे। और हमारे पूर्वज रिखोला नेगी के ये सरोला थे, यानी उनकी सेना के लिए जो भात बनाते, भोजन बनाते थे, वो हमारे पुरखे उनके साथ आए थे। हम रिखणी खाल ब्लॉक में बसे थे और उनके जो रिखोला नेगी हैं, बहुत से बड़े खेत इलाके हैं, वहां पर आज भी बसते हैं। ये भी महान सेनापति थे। इनकी वीडियो अलग से है पहले मेरे चैनल में, लेकिन अभी मैं बात इनका सारा संदर्भ है इसलिए बात कर रहा हूं। तो ये जो महान योद्धा थे वह ये कि महिपत शाह के जमाने में 1627 और 28 के आसपास इन्होंने तिब्बत पर हमला किया था। क्योंकि तिब्बती लुटेरे जो सीमांत में थे, 3 इलाके बनते, उत्तरकाशी में, और इसके अलावा यह है दनकौर, टनकौर एक जगह है, टनकौर ये है उत्तरकाशी में, पैनखंडा है चमोली में, और एक दसौली भी। इन इलाकों में तिब्बत के लुटेरे हमले करते थे, आए दिन वहां लोगों को परेशान करते थे। और इनका था, कोई द्वीवा कहता है, कोई दीवा, एक दीपा भी, इस तरह के नाम है, लेकिन हम चलो दीपा बोलते हैं। दीपा एक उनका गढ़ था, दीपागढ़, दीपा घाट भी उसके नाम है। वहां पर तिब्बत का जो राजा था वो उसका शासन था। महिपत शाह जो गढ़ नरेश थे, पवार नरेश, उन्होंने अपने इन दोनों सेनापतियों को भेजा था और ये गए। तो आप ये जान सकते हैं कि
तिब्बत जैसे इलाके की तरफ जाना, ठंड भी कैसे भी, तो खैर इन्होंने अपने हथियार भी लेके, इनके पास बंदूकें भी थी, तमाम हथियार थे, क्योंकि ये सब एक क्रिश्चियन मिशनरी के जो वहाँ पे एक पादरी आए थे, उनकी किताबें इसका लेख मिलता है कि इनकी सेना में बंदूकें भी थी, तलवारें थी, और इन्होंने फिर वहाँ पे हमला किया और तिब्बत के उसको कब्जा कर लिया था। और तिब्बत पर जब कब्जा करने के बाद वहाँ पर ये राजा था, उसका नाम था काकुआ मोर, ये द्वापर लासा पर इनकी विजय ये कही जाती है। और तब ये भी कहा जाता है कि जो गढ़वाल में कुछ दिन बाद जो दिवाली मनाई जाती है, गास पगवाल जिसको कहते हैं, वो इसलिए मनाई जाती है कि ये जब दिवाली के दौरान युद्ध हुआ था और ये बाद में लेट आए तो दोबारा दिवाली मनाई गई थी। खैर उसके अलग भी कथाएं हैं, वो अलग से वीडियो है मेरी, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि इन दोनों सेनापतियों ने जब वो उस युद्ध में वो जीत गए तो वहाँ पे जो सीमाएं तय कर दी गई थी, वो सीमाएं तय करने के बाद जो चबूतरे बनाए गए थे वो आज तक भी। उसके बाद एक दर्दनाक कथा भी है, मैं अलग से लाऊंगा इनकी माधव सिंह भंडारी वाली, लेकिन अभी मैं सिर्फ सीमा की बात कर रहा हूँ। यानी तिब्बत को हराकर गढ़ नरेश ने जो सीमा अपने कहने के इनके हिसाब से तय हो गई थी, वो आज तक वही सीमा है। लेकिन क्या किसी इतिहासकार ने इसको लिखा? कभी इनका उल्लेख नहीं किया गया कि भारत की सीमाएं कैसे बनी है। भारत ठीक है छोटे छोटे रजवाड़ों से मिलकर बना एक आधुनिक भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अखंड भारत में तो छोटे छोटे राज्य होते ही थे, एक राज्य तब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अखंड भारत सांस्कृतिक तौर पर एक देश की मैं बात करता हूँ। लेकिन जो भारत का आज का भौगोलिक रास्ता है, जो बना है एक मानचित्र, उसकी सीमाएं कैसे बनी थी? समुद्र के तटीय क्षेत्र में तो बात ही नहीं कर रहा, तो समुद्र ने जो सीमा तय की है, लेकिन जहां जहां बनी है उसकी हिस्ट्री तो आनी चाहिए। और ये महिपत शाह की जो पत्नी थी, उनका भी एक अलग वीडियो है, लेकिन उनका नाम था रानी कर्णावती। और कर्णावती इतनी महान थी कि उसका उनका उल्लेख भी नहीं मिलता, और उनको नाक काटी रानी के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। वह है कि जब शाहजहां 14 फरवरी 1628 को उसका राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें महिपत से अभिषेक हुआ था, तो महिपत शाह नहीं आती, इससे वो नाराज हो गया था। तो खैर बाद में महिपत शाह की जब मृत्यु हो गई तो इसने आक्रमण करने के नजावत खान को भेजा था। और नजावत खान के अब लक्ष्मण झूला जो है इस इलाके से वो आगे बढ़े थे, तो रानी ने सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। और एक अलग वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये हुआ अंत था कि ये मुगलों की सेना हार गई थी। उन्होंने पत्थर लुढ़का ऊपर पहाड़ों से फेंक के इनको मार डाला, जिनको मारना था, बाकी भाग गए और इनको कैद कर लिया था। और नजावत खान समेत सभी के नाक काट कर वापस बैरंग भेज दिया था। ऐसे रानी के किस्से नहीं मिलेंगे ना हिस्ट्री में, यही तो पीड़ा है। इसीलिए तो ये चैनल आया है हिमालय लोग। देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी संबल मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा। आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।